हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नू एग्ज़ाम्स। आज मैं आपको इग्नू के कोर्स BE-VAE 181 करवाऊंगी। इसके कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवा रही हूँ क्योंकि पूरी बुक नहीं करवाऊंगी मैं इसकी, हर एक टॉपिक तो नहीं, बट हाँ जो सेलेक्टिव टॉपिक्स हैं, पॉइंट्स हैं, जिसके हेल्प से एटलीस्ट इतना मैं आपको करवा दूँगी इसका कि आप अपने एग्ज़ाम को सारे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर पाएँ और पेपर आपका अच्छा हो जाए। नाउ क्वेश्चन 1 स्टार्ट करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ एन आइडियल गुड goal towards which all human societies needed to be moving. Justify the statement in about 250 words. तो आपको ये जो स्टेटमेंट दे रखी है ना कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो एक आइडियल गोल है जो ह्यूमन सोसाइटीज़ हैं उनकी साइड, क्योंकि हमारा जो फ्यूचर है वो सस्टेनेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे वो भी अभी मैं आपको आंसर डिटेल में समझाऊंगी, लेकिन ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ना ये एक आइडियल गोल है जो ह्यूमन सोसाइटीज़ हैं उनकी साइड में। तो इसलिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया, ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है इसको आपको जस्टिफाई करना है 250 वर्ड्स में। और हिंदी में भी इस क्वेश्चन को मैंने लिखा हुआ है, सतत विकास एक आदर्श लक्ष्य है। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसे हम सतत विकास कहते हैं। ये एक आदर्श लक्ष्य है जिसकी प्राप्ति के लिए सभी मानव समाजों को प्रयत्नशील रहना चाहिए। तो इस कथन का औचित्य आपको 250 वर्ड शब्दों में देना है। ये क्वेश्चन है दोनों आपके हिंदी और इंग्लिश में। अब ज़रा इसके आंसर को डिटेल से मैं आपको समझा देती हूँ कि आप इसमें आंसर्स में क्या क्या पॉइंट्स को लिख सकते हैं। पहली चीज़ तो आपको जो इसमें लिखनी है कि जो हमारा फ्यूचर है या जो भी मैनकाइंड है, जितने भी जो भी समाज में जितने भी लोग रहते हैं उन सब का जो फ्यूचर है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। बहुत सारे हमारे इन्वायरमेंटल इश्यूज़ होते हैं जिसको लेके हम कंसर्न में हैं या जो चीज़ों को सेव करने के लिए कंसर्न में, उसमें सबसे जो मेजर इशू आता है ना वो है ड्रिंकिंग वाटर। भले ही आप अर्थ को ना ऊपर से देखें तो आपको ग्रीन और ब्लू कलर ही दिखता है कि ग्रीनरी और रेड वो पानी ही है, लेकिन फिर भी आपको पता है कि पॉल्यूशन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, पॉपुलेशन भी बढ़ रही है। तो जितने ज़्यादा लोग बढ़ते जा रहे हैं उस वजह से रिसोर्सेज़ की कमी हो रही है। रिसोर्सेज़ की कमी होने से जितने भी लोग हैं ना उसमें चीज़ों की रिक्वायरमेंट ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो ड्रिंकिंग वाटर सबसे मेजर इशू है, क्योंकि बिना पानी के आप जी नहीं सकते। आपके लिए बाकी चीज़ों में यूज़ करने को फिर भी पानी मिल रहा है, लेकिन जो पीने का साफ़ और क्लीन पानी है ना उसकी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई है। इसके अलावा जो साफ़ सुथरी हवा है उसकी भी बहुत कमी है, क्योंकि पॉल्यूशन बढ़ रहा है, हर तरीके से पॉल्यूशन बढ़ रहा है। इंडस्ट्री वेस्ट लगा लीजिए, व्हीकल्स का जो ट्रैफिक लाइट पे जो भी सिग्नल पे जो लोग रहते हैं बहुत ज़्यादा ट्रैफिक, और उसकी वजह से पॉल्यूशन उनको फेस करना पड़ता है। इसके अलावा जो प्रोडक्टिव लैंड है उसकी बहुत कमी हो गई है। जैसे जो एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिसेस होती थी, खेती बाड़ी लोग पहले ज़्यादा करते थे, आज की डेट में ये चीज़ें काफ़ी हद तक कम हो गई हैं। इसके अलावा जो क्वालिटी ऑफ फूड है जिसमें सारे आपको न्यूट्रिशंस मिलते हैं, हेल्दी डाइट जिसको कहते हैं, तो उसकी की भी बहुत ज़्यादा कमी है, क्योंकि महंगाई हो रही है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कम करने लग गए लोग और ज़मीन कम रह गई है, जिसकी वजह से जो खाना है वो बहुत महंगा हो गया है और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनको क्वालिटी फूड नहीं मिल पाता। पॉल्यूशन तो है ही है एक इशू, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, क्योंकि जितने रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं, पॉल्यूशन और पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से जितनी लोगों की स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है उस वजह से उनको ज़मीन ज़्यादा चाहिए, जगह की ज़्यादा ज़रूरत है। अब जगह की ज़्यादा ज़रूरत है, उसके लिए पेड़ों को, जंगलों को साफ़ करा जा रहा है और वहाँ पे बिल्डिंग या इंडस्ट्रीज़ को क्रिएट किया जा रहा है। बायोडाइवर्सिटी, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, अब पॉल्यूशन जो है ना ये सब चीज़ें जो है ना वो आपस में एक दूसरे से रिलेट करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज दोनों आपस में रिलेट करते हैं। जैसे जैसे पॉल्यूशन, पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है, गर्मी का लेवल बहुत ज़्यादा हो गया है पहले के कंपैरिजन में, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। और इन सब की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। AC और जो फ्रिज है उनका यूज़ ज़्यादा होने की वजह से नियॉन हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गए, तो ऐसी बहुत हार्मफुल जो प्रोडक्ट्स हैं ना वो इन्वायरमेंट में रिलीज़ हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो ओजोन लेयर है जिसका सिंबल होता है O3, इसमें डिप्लीशन आपको देखने को मिलता है। ओजोन लेयर काफ़ी हद तक डैमेज हो रही है। सो ये कुछ पॉइंट्स आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। इसके अलावा आपको अपने आंसर में कुछ जो स्टैटिक पोर्शन है वो भी आपको देना होगा, जैसे कि जो UN की कॉन्फ्रेंस है इन्वायरमेंटल और डेवलपमेंट ऑफ 1992, द वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन 2002। तो यहाँ पे कुछ पॉलिसीज़ आपको दे रखी हैं। एक 1992 की जो कॉन्फ्रेंस है इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट के ऊपर, सेकेंड है 2002 की वर्ल्ड समिट
ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और अभी जो सबसे रिसेंट का है 2015 में जो गोल्स को अडॉप्ट किया गया कि जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, जैसे जहाँ पे हंगरी है, भूखमरी है, पॉवर्टी है, इन सब चीज़ों को, साफ़ पानी की फैसिलिटी, हेल्थ, सैनिटेशन, इन सब पे ध्यान देना। तो ऐसे करके टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जिनको 2015 में परस्यू या अडॉप्ट किया गया था, और 2030 तक इसको कंप्लीट करने का टारगेट हमारी गवर्नमेंट ने उठाया हुआ है, क्योंकि अभी हम लोग क्या हैं, एक डेवलपिंग कंट्री हैं। तो टू बी अचीव बाय 2016 से 2030, 2015 में इनको अडॉप्ट किया गया था, और उसके बाद से ही इन जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं इनके ऊपर वर्क स्टार्ट कर दिया गया कि 2030 तक इनको पूरा कंप्लीट हमको अचीव करना है। इसके अलावा अट्रैक्टेड द अटेंशन ऑफ पीपल ऑफ द वर्ल्ड टुवर्ड्स द डिटेरियोरेटिंग एनवायरनमेंट, जैसे एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा कमी आ रही है, पोल्यूशन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ये जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्रिएट किए गए गवर्नमेंट से कि हाँ हमें इसके ऊपर वर्क करना है, तो इसकी वजह से जो लोगों का एनवायरनमेंट पे ध्यान ज़्यादा गया कि हाँ किस तरीके से एनवायरनमेंट हमारा डैमेज हो रहा है। अब जैसे हमारे पास जो 17 आपके पास में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, इनको हम कैसे अचीव कर सकते हैं, या जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं इनको पूरा करने के लिए हम कितने क्या क्या स्टेप्स उठा सकते हैं। तो सबसे पहला जो मेन इंपॉर्टेंट इशू है ना, तो वो है पॉपुलेशन ग्रोथ। जितनी पॉपुलेशन ग्रोथ कम होगी, जितने लोग कम होंगे, उतनी ही ज़्यादा रिसोर्सेज का जो यूज़ है उतना कम हो जाएगा। पहले ना लोग कम थे, ज़्यादा पॉपुलेशन थी नहीं, तो ज़मीन बहुत ज़्यादा थी, खेती बाड़ी ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा थी, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा थे, जिसका लोग ज़्यादा अच्छे तरीके से यूज़ कर पाते थे। आज की डेट में पॉपुलेशन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, स्पेशली जो सिटी वाले एरियाज़ है, जैसे दिल्ली का अगर हम एग्जांपल लें, तो यहाँ पे आपको पता है इतनी जगह से लोग आके यहाँ पे रह रहे हैं, कंजस्टेड एरिया में रह रहे हैं, बहुत ही छोटे छोटे स्पेस में भी आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट में पॉपुलेशन मिलेगी। तो अगर जो पॉपुलेशन ग्रोथ है इसको अगर कम कर दिया जाए तो ये एक सबसे अच्छा स्टेप हो सकता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाले गोल के लिए। नेक्स्ट आता है कि जो भी हमारी हेल्थ जो फैसिलिटीज़ हैं, जितना हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करा जाए, इम्यूनिटीज़ को अच्छा किया जाए, जिससे कि हमें बीमारियाँ कम से कम लगे। जो हेल्थ है ना, और उसमें जो लॉन्गेविटी होनी चाहिए कि बीमारी की वजह से अननेचुरल डेथ पे रोक लगाया जा सके। जो नेचुरल डेथ का आपके ऊपर कंट्रोल नहीं है, लेकिन बीमारी की वजह से या एक्सीडेंट केसेस की वजह से जो हमारी लाइफ पे थ्रेट बनता है उसको हम उसमें हम कमी ला सकते हैं। इसके अलावा जो पॉवर्टी है उसको पॉवर्टी को कम किया जा सकता है, गरीबी को कम किया जा सकता है, और इनइक्वालिटी को भी रिड्यूस कर देंगे हम, तो भी ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की साइड हमारा एक अच्छा स्टेप हो सकता है। इसके अलावा जैसे कुछ हम ऐसे जो एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिसेस हैं उनको हम अडॉप्ट करें, जिससे कि सॉइल इरोजन कम हो जाएगा, क्योंकि जितने ज़्यादा खेती होती है, प्लांट्स हैं, ट्रीज़ वगैरह लगे होते हैं, तो वो सॉइल को अपने पास में बाइंड करके रखते हैं। तो इससे हवा तेज़ चले या पानी का ज़्यादा फ्लो हो तो उसकी वजह से मिट्टी जो है ना वो कम डैमेज हो पाती है, सॉइल की जो लेयर है वो कम हट पाती है। तो सॉइल इरोजन को हम रोक पाएंगे, तभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ज़्यादा हम उस तक पहुँच पाएंगे। इसके अलावा जो हार्मफुल प्रैक्टिसेस हैं, जैसे कि इंडस्ट्री में केमिकल्स का यूज़ बहुत होता है, और जो केमिकल वेस्ट है वो सीधा कहाँ पे जा रहा है, आपके रिवर्स वगैरह में जो वाटर रिसोर्सेज है वहाँ पे जा रहा है। तो उसको हम जितना कम करेंगे, जितना जो हार्मफुल प्रैक्टिसेस हैं, केमिकल्स का यूज़ कम कर देना, इंडस्ट्री वेस्ट को कम कर देना, पॉल्यूशन को कम कर देना, जैसे कि रेड लाइट पे अपने व्हीकल को बंद कर देना, जिससे फ्यूल का कंबशन कम हो, क्योंकि जितना पेट्रोल डीजल कम कंबशन होगा उतना ही आपको कम की रिक्वायरमेंट होगी। शेयरिंग करना, हम जो व्हीकल्स हैं या जो पब्लिक व्हीकल्स होते हैं उनको यूज़ कर सकते हैं, जिससे शेयरिंग की वजह से इसमें काफ़ी हद तक पोल्यूशन में कमी आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो फॉरेस्ट है उनको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ओजोन लेयर का जो डिप्लीशन हो रहा है उसको हम कम कर सकते हैं, कि अगर हम एयर पोल्यूशन कम कर दें, एसीज़ वगैरह जो इनका यूज़ हम कम तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम लिमिट में करें कि जब आपको ज़रूरत नहीं है उसको ऑफ़ कर दिया जाए, या फिर जितना ज़्यादा प्लांटिंग होगी ना तो उससे जो हीट है ना, वो टेम्परेचर जो है वो अपने आप ही कम रहेगा। टेम्परेचर कम रहेगा, गर्मी कम होगी, तो आपको एसी या ऐसे जो हार्मफुल डिवाइसेस होते हैं इनकी ज़रूरत कम पड़ेगी। तो इसके ऊपर हम वर्क कर सकते हैं। इसके अलावा जो एनर्जी एफिशिएंट मेथड्स हैं उनका यूज़ करना, एनर्जी को कंजर्व करना, या फिर जो रेन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं उनको डेवलप करना। जैसे हमारी जो गवर्नमेंट है, सन लाइट है, जो सन प्लेट्स हैं, सोलर प्लेट्स हैं, उनको लगाया जा रहा है कि जो सनराइज़ जो सन एनर्जी होती है, सोलर एनर्जी होती है, उसका हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें और अपने रिसोर्सेज को बचाएं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप इसमें लिख सकते हैं। जो वाटर यूज़ है उसको एफिशिएंसी से, उसकी एफिशिएंसी होना, एफिशिएंसी मतलब कि जो वाटर यूज़ आप
आप कर रहे हैं ना उसको कम से कम अमाउंट में करना, जो आपको रिक्वायरमेंट नहीं है उस पानी को वेस्ट होने से बचा लेना, और जो वाटर क्वालिटी है उसको प्रोटेक्ट करना। वाटर क्वालिटी को हम प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं कि हम जो कूड़ा है वो रिवर्स में ना डालें, या फिर जो केमिकल वेस्ट है वो हम रिवर्स में ना डालें। इससे जो वाटर क्वालिटी है वो अच्छी रहेगी, और अगर हम उस पानी को पिएंगे तो हमारी हेल्थ भी ख़राब नहीं होगी। इसके अलावा जैसे जो वेस्ट ट्रीटमेंट होता है, रिसाइकलिंग होती है, जो भी घर का वेस्ट निकल रहा है उसको रिसाइकिल करना, या जो भी चीज़ें ऐसी बनाना जिसको आप रिसाइकिल करके यूज़ कर सकते हैं। इससे जो हमारा टेम्परेचर है वो कम रहेगा, इन्वायरमेंट कम डैमेज होगा, और जो हमारा पर्यावरण है ना वो बचा रहेगा। तो ये कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आप पॉइंट्स को लिख सकते हैं अपने आंसर को और भी ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये कहता है आपके पास में, व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो आपको बताना है जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है ना ये क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। प्लस आपको ये बताना है कि जो इंडिया है ना उसे मेगा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्यों कहा जाता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन में आपको दो पार्ट्स दे रखे हैं। फर्स्ट है व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, तो जैव विविधता हॉटस्पॉट क्या है, और सेकंड क्वेश्चन है व्हाई इज़ इंडिया, और जो इंडिया है ना उसे मेगा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्यों कहा जाता है। तो भारत को जैव विविधता वाला देश क्यों माना जाता है। आपके पास में ये दो क्वेश्चंस दे रखे हैं। एक ही क्वेश्चन के अंदर दो पार्ट्स में इस क्वेश्चन को डिवाइड किया गया है। आपको पहले बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को डिफाइन करना है, उसके बाद में आप इसका सेकंड का आंसर देना। मैंने इस आंसर में भी आपको कुछ ऐसे स्टैटिक पोर्शंस दे रखे हैं जिसकी हेल्प से आप अपने आंसर को काफ़ी अच्छा बना सकते हैं, और इसकी कोई वो नहीं है कि आपको यही क्वेश्चंस को यूज़ करना है या यही पॉइंट्स को यूज़ करना है, आप और पॉइंट्स को भी यूज़ कर सकते हैं। बट मैं सिर्फ इसलिए हेल्प कर रही हूँ कि मानिए आप में से किसी के पास कोई मटीरियल नहीं है पढ़ने के लिए, बुक्स वगैरह नहीं है, कोई सोर्स नहीं है, तो आप एटलीस्ट इन पॉइंट्स को तो प्रिपेयर करिए अच्छे तरीके से, ताकि आपके एग्ज़ाम में हेल्प हो पाए। देखिए पहले तो बायोडाइवर्सिटी क्या होता है इसके बारे में मैं बताती हूँ, फिर आपको हॉटस्पॉट के बारे में बताऊँगी। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है जैव विविधता। बायो मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें जो डाइवर्सिटी होती है, उनमें जो वेरिएशंस आपको देखने को मिलती है उसे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल, जैसे बहुत सारी टाइप के एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, रहते हैं जो कि एक साथ में रह के एक अच्छा और हेल्दी इन्वायरमेंट बनाते हैं। क्योंकि आपको पता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ना हम लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर एनिमल्स नहीं होंगे, घास खाने वाले एनिमल्स नहीं होंगे, तो जो प्लांट्स है ना उनका जो अमाउंट है वो बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। अब अगर प्लांट्स बढ़ते चले जाएंगे तो जो एनिमल्स को खाते हैं वो प्लांट्स तो खाते ही नहीं, घास वगैरह वो खा नहीं सकते, तो वो कैसे ज़िंदा रहेंगे। तो जो इकोसिस्टम है ना उसको बैलेंस करने के लिए, उसको कंट्रोल में रखने के लिए हमें दोनों ही चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, एनिमल्स की भी और प्लांट्स की भी। तो दोनों ही चीज़ें आपस में एक दूसरे से क्या करती हैं, रिलेट करती हैं। जितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस हमें प्लांट्स की है उतनी ही ज़्यादा ज़रूरत हमको एनिमल्स की भी होती है। तो दोनों साथ में मिलके एक अच्छा और हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। इसे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। बायोडाइवर्सिटी की अगर टाइप्स की बात करें तो यहाँ पे 3 टाइप्स होते हैं मेजरली बायोडाइवर्सिटी के, जैसे कि एक हो गया स्पीशीज़ डाइवर्सिटी, एक होता है जेनेटिक, और एक होता है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो 3 मेजर टाइप की डाइवर्सिटीज़ होती हैं। अब अगर हम बात करें जो बायोडाइवर्सिटी तो मैंने आपको समझा दिया, लेकिन क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स क्या होते हैं, तो ये वो एरियाज़ होते हैं विच हैव सिग्निफिकेंट रिजर्वियर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। मतलब कि जो बायोडाइवर्सिटी है ना, जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स और प्लांट्स हैं उनको रिजर्व करके रखा जा सके, उनकी जो ज़रूरतें उनको पूरा करने के लिए जितनी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है वो सब वहाँ पे मिले, तो उन्हें हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहते हैं। जहाँ पे बहुत ही डिफरेंट टाइप के एनिमल्स को रखा जाता है, चाहे वो एनिमल्स माइग्रेट करके जाएं कि टेम्परेचर और क्लाइमेट चेंज होता है तब उस टाइम पे वो माइग्रेट करें, या बहुत सारे ऐसे प्लांट्स जो कि कहीं और नहीं मिलते, जो एक ही पर्टिकुलर एरिया में मिलते हैं, तो उनको वहाँ पे कंजर्व करके रखा जाता है, रिजर्व करके रखा जाता है, ताकि फ्यूचर में जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उनको डैमेज ना कर सके। एक्सटर्नल फैक्टर्स में ह्यूमंस भी आते हैं, जैसे हम एनिमल्स की हंटिंग कर देते हैं, मार देते हैं उनको, या फिर जो फॉरेस्ट वगैरह को हम डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जहाँ पे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जंगलों को ख़त्म किया जा रहा है, तो वहाँ के जो एनिमल्स हैं वो रोड पर आ जाते हैं, और उनसे खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने घरों को प्रोटेक्ट करने के लिए हम उन एनिमल्स को मार देते हैं। तो ये चीज़ों की प्रैक्टिस ज़्यादा ना हो, उन एनिमल्स को प्लस प्लांट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके, बचाया जा सके, जो उनकी स्पीशीज़ है उनको बचाया जा सके, ताकि फ्यूचर में हम अपने जो आगे की जनरेशन उनको दिखाएं कि हाँ ये चीज़ें अब पहले एग्जिस्ट करती थी। तो उस चीज़ को, उस प्रोसेस को हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहते हैं, जहाँ पे ये काम किया जाता है। अब
यहाँ पे एक स्कॉलर का नाम दे रखा है अकॉर्डिंग टू मेयर 1988। उनके अकॉर्डिंग टोटल ना 18 हॉटस्पॉट्स थे अराउंड द वर्ल्ड, टोटल 18 हॉटस्पॉट थे ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन बात देखिए 1988 की करी गई है। दीज एरियाज हैव अबाउट 50,000 एंडेमिक प्लांट स्पीशीज़। और ये जो एरियाज है ना टोटल 18 हॉटस्पॉट थे, तो इनमें जो 50,000 थी ना वो एंडेमिक प्लांट स्पीशीज़ थी। एंडेमिक प्लांट स्पीशीज़ वो होती हैं जो आपको रेयरली कहीं पे मिलती हैं और जो और जगह पे नहीं मिल सकती। हर एक की ना एक जगह की स्पेशलिटी होती है कि यहाँ पे आपको वही चीज़ मिलेगी, उसके अलावा बाकी जगह पे इसकी कॉपी भले ही मिल जाए लेकिन वो सेम चीज़ आपको वहाँ पे नहीं मिल सकती है। तो ऐसे इन 18 हॉटस्पॉट्स में 50,000 प्लस जो थे ना वो एंडेमिक प्लांट स्पीशीज़ थी। और जिसमें से जो इन्होंने एरिया कवर किया गया था वो इतना एरिया किलोमीटर्स में, और अगर हम अर्थ का जो टोटल लैंड सरफेस है उसका देखें तो 0.5% इन्हें कवर किया हुआ था। और ये बहुत ही कम है, देखिए 1% भी नहीं है, 0.5% है, जो कि बहुत बहुत कम अमाउंट है। इसके अलावा और जो स्टैटिक पॉइंट में आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि स्टडी बाय कंजर्वेशन इंटरनेशनल देयर आर 34 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटीज़। देखिए जो यहाँ पे पहले तो एक इन्होंने बताया मेयर्स ने 1988 में कि 18 हॉटस्पॉट थे। इनके बाद में जो वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर है ना जो कि यूके में है, उनके अकॉर्डिंग 21 जो हॉटस्पॉट्स हैं उन्होंने 21 को आइडेंटिफाई किया। पहले देखिए 18, फिर उसके बाद में 21 को आइडेंटिफाई किया गया। और ये जो यूके वाली जो लिस्ट है इसके बाद में नेक्स्ट आई स्टडी ऑफ कंजर्वेशन इंटरनेशनल। तो इनके अकॉर्डिंग 34 जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं उनको मेजर किया गया या उनको कैप्चर किया गया, जिसमें पहले जो थे ना 18 हॉटस्पॉट्स थे तो उसमें 0.5% जो अर्थ का टोटल लैंड सरफेस था वो कवर था। इसके बाद में जब 34 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स पाए गए तो उन्होंने 1.4% जो अर्थ का लैंड सरफेस था उसको कवर किया गया था। तो ये कुछ स्टैटिक पोर्शन है जो आपको लिखना ही लिखना है अपने आंसर को इफेक्टिव बनाने के लिए। कुछ डेटा आपको देना पड़ता है नॉलेज के लिए कि हाँ ये चीज़ कौन कौन सी होती है। इसके अलावा जो इंडिया है ना वो रिच है बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटीज़ में। जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज़ आती हैं, बायोलॉजिकल मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में विविधता देखने को मिलती है, उसमें इंडिया काफ़ी रिच है इस चीज़ में। और इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास टोटल 34 जो हॉटस्पॉट्स हैं ना, जो लास्ट जो रिपोर्ट आई जिसमें 34 हॉटस्पॉट्स बताए गए, उसमें से 34 में से जो 4 है ना वो हमारे इंडिया के अंदर ही एग्जिस्ट करते हैं। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। 34 जो हॉटस्पॉट्स हैं उनमें से टोटल जो 4 है ना वो इंडिया में ही एक्सटेंडेड फॉर्म में अवेलेबल हैं। और वो 4 कौन कौन से यहाँ पे आपको रेशो दे रखा है, जैसे कि वेस्टर्न घाट्स है, इंडो बर्मा रीजन है और हिमालयाज़ है और 2 सुंदन लैंड है। तो ये कुछ 4 वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है It is also seen that the economically poor developing countries in tropical areas have rich biodiversities। अब यहाँ पे एक पॉइंट ना काफ़ी अच्छा बता रखा है कि जो इकोनॉमिकली पुअर डेवलपिंग कंट्रीज़ है ना, जहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, जहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ अभी डेवलपमेंट नहीं हुई है, तो वहाँ पे जो ट्रॉपिकल एरियाज़ है ना उनमें आपको ज़्यादा रिच बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगी एज़ कम्पेयर टू जो कि टेम्परेट रीजन है या जहाँ पे जो डेवलप कंट्रीज़ है वहाँ पे आपको कम लेवल पे देखने को मिलता है। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पे दे रखे हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, जैसे आपको मैंने यहाँ पे 2 पार्ट्स में क्वेश्चन बताया ना कि फर्स्ट आपको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बताना है और सेकंड में बताना है कि जो इंडिया है उसको मेगा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्यों कहते हैं। तो सेकंड पॉइंट का आंसर आप यहाँ से लिखेंगे कि इंडिया मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री क्यों है। तो इसका आंसर यहाँ पे देखिए मैंने कुछ पॉइंट्स में आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि जो इंडिया है ना यहाँ पे टोटल 7 मेगा जो डाइवर्स कंट्रीज़ हैं उनमें से एक इंडिया भी है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पे 4 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं कहाँ पे, इंडिया में। इसके अलावा जो इंडिया है वहाँ पे 33% जो है ना वो एंडेमिक फ्लोरा है। एंडेमिक फ्लोरा का मतलब जो इंडिया में ये आपको बता रखा है 33%। तो एंडेमिक फ्लोरा कौन से हैं, ऐसी प्लांट स्पीशीज़। जो फ्लोरा होता है ना वो प्लांट से रिलेट करता है और अगर फोना वर्ड होता है ना तो वो एनिमल से रिलेट करते हैं। तो जो फ्लोरा है वो प्लांट से और फोना जो है वो होते हैं एनिमल से। तो जो एंडेमिक फ्लोरा बता रखा है इसमें आपके पास में 33% ऐसी प्लांट स्पीशीज़ हैं जो कि बहुत यूनिक है और जो और कहीं पे नहीं पाई जाती हैं सिवाय हमारे भारत देश के। तो ये पॉइंट स्टैटिक में आपको लिखने हैं।
इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट इसमें बता रखा है कि देयर आर 26 रिकग्नाइज्ड एंडेमिज्म सेंटर्स इन इंडिया, और जो 26 है ना वो रिकग्नाइज सेंटर्स हैं। इसके अलावा इंडिया में 2 मेजर रियलम्स और 3 बायोम्स हैं। तो रियलम्स क्या हो, जो मेजर हैबिटेट टाइप्स हैं, और इसके अलावा 3 बायोम्स हैं जो कि क्लाइमेक्स वेजिटेशंस होते हैं। तो ये आपको कुछ पॉइंट स्टैटिक पोर्शन में दे रखे हैं। इसके अलावा इंडिया में 10 बायोजोग्राफिकल रीजन्स भी हैं। इन सब पॉइंट्स की वजह से जो इंडिया है ना वो मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री है। ये कुछ पॉइंट्स को आप अपने आंसर में रिलेट कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आता है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपका बहुत अच्छा लक है कि आप इस आंसर को अपने पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं। आपको कुछ अलग से स्टैटिक पोर्शन लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जो इशू है ना ये आप डेली बेसिस पे देखते हैं और न्यूज़ में सुनते हुए भी आ रहे हैं। तो इसमें आप आराम से इन पॉइंट्स को बना सकते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, 3rd क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन द सरफेस एंड द ग्राउंड वाटर, डिस्क्राइब द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ वाटर। तो आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन में 2 पार्ट्स दे रखे हैं कि पहले आपको बताना है सरफेस और ग्राउंड वाटर में क्या डिफरेंस होता है। इसके अलावा कुछ फैक्टर्स आपको बताने हैं जिसकी वजह से जो वाटर है ना उसके वाटर सेक्रेसिटी आपको देखने को मिल रही है या वाटर में काफ़ी हद तक कमी देखने को मिल रही है। तो कुछ रीज़न आपको देने हैं। तो पहले तो देखिए थोड़ा आपको इसमें बेस पॉइंट लिखना पड़ता है कि हमारे पास जो वाटर है ना या जो सरफेस वाटर है उसका एक्सप्लॉइटेशन बहुत ज़्यादा तरीके से हो रहा है, क्योंकि जो ग्राउंड वाटर है ना उसको हम ज़्यादा अमाउंट में एक्सर्ट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं पानी के यूज़ के लिए, क्योंकि रिसोर्सेज की कमी हो रही है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जिसकी वजह से पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो गई है। अब जो ग्राउंड वाटर है ना वो कहाँ पाया जाता है, तो वो देखिए पहले, ग्राउंड वाटर फाउंड इन वन ऑफ द 2 सॉइल लेयर्स ऑफ विच वन इज़ नियर टू द अर्थ सरफेस कॉल्ड जोन ऑफ एरेशन। जो अर्थ का जो सरफेस है ना जोन ऑफ एरेशन, वहाँ पे 2 सॉइल लेयर्स होती हैं जहाँ से आपको जो ग्राउंड वाटर है ना उसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। पॉइंट्स को आगे समझिए इसमें। वेट अ मिनट। जैसे कि यहाँ पे जो गैप होता है बिटवीन द सॉइल, जो सॉइल के बीच में गैप होता है ना उसको एयर और वाटर से फिल किया जाता है। अब जो ग्राउंड वाटर है ना उसको ज़्यादा अमाउंट में हम क्या कर रहे हैं, एक्सर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो ग्राउंड वाटर है ना उसमें आपको कमी देखने को मिलती है। अब अगर आपसे रीज़न पूछा जाए तो जो ग्राउंड वाटर है उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इसके अलावा जो रेनफॉल हो रहा है वो कम हो रहा है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जिसकी वजह से रेनफॉल बहुत जगह पे कम देखने को मिलता है, और कहीं पे होता है तो वो इतना ज़्यादा होता है कि वो फ्लड की फॉर्म में हो रहा है, जिसकी वजह से जो वाटर है ना वो कंजर्व नहीं हो पा रहा है, वाटर अच्छे तरीके से कंजर्व नहीं हो पा रहा है। तो जिसकी वजह से सिर्फ आप जो वाटर पहले से कंजर्व है ना उसको आप निकाले जा रहे हैं। इसके अलावा जो हमारी जो बहुत सारी जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, जो हमारा लार्ज पार्ट ऑफ पॉपुलेशन है ना उसके पास में एक्सेस में कमी, उनके पास में एक्सेस में जो ड्रिंकिंग वाटर है, पीने का जो पानी है उसकी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज आपको देखने को मिलती है। इस वजह से भी जो लोग हैं ना वो ग्राउंड वाटर को वहाँ से निकाल देते हैं। अब उसमें भी कमी काफ़ी हद तक है। आपने देखा होगा आपके आसपास में अगर कहीं पे ग्राउंड वाटर आप यूज़ करते हैं तो वो बहुत ज़मीन के नीचे जा चुका है। इसके अलावा कुछ रीज़न आपको यहाँ पे दे रखे हैं कि किसकी वजह से जो वाटर है ना ग्राउंड वाटर, इसमें आपको कमी देखने को मिलती है। जैसे कि लैक ऑफ अडॉप्टिंग वाटर कंजर्वेशन मेथड्स, जो वाटर है ना हम उसको यूज़ करे जा रहे हैं, लेकिन जो वाटर कंजर्वेशन मेथड्स है ना उनमें बहुत कमी आपको देखने को मिलती है। इनएफिशिएंट यूज़ है, मतलब अंधाधुंध हम उसको यूज़ कर रहे हैं, हम उसको सेव कर नहीं रहे हैं, कंजर्व उसको करते नहीं हैं, उसका बेहिसाब हम यूज़ करे जा रहे हैं। इसके अलावा जो ग्राउंड वाटर जो रिड्यूस हो रहा है, जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो रहा है, और जो फ्रेश वाटर है ना, जो पीने का पानी है उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत कम हो गई है, और जो रिसोर्सेज हैं वो भी बहुत ज़्यादा हद तक आपको कम देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पे एक और दिक्कत भी है कि जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, लोग हम दूसरी जगह से अर्बनाइजेशन जो सिटीज़ वाले एरियाज़ है वहाँ पे जा रहे हैं। जितने लोग बढ़ते जाएंगे रिसोर्सेज की कमी उतनी ज़्यादा कम हो जाएगी। इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़ आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी जहाँ पे एक्सेस में पानी चाहिए होता है। क्लीनिंग में भी, यूज़ करने में भी, हर तरीके से पानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होता है। इसके अलावा डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से पानी की काफ़ी हद तक कमी हो रही है। अब जो वाटर है ना रिवर्स में, पोन्स में, इन सब से आपको मिलता है, लेकिन जो इंडस्ट्री का वेस्ट है, केमिकल वेस्ट है, वो सब यहाँ पे जाता है, फैक्ट्रीज़ का सारा वेस्ट रिवर्स वगैरह में जाता है, तो जिसकी वजह से जो पॉल्यूशन है ना उसका लेवल डे बाय डे बढ़ता चला जा रहा है। सो ये कुछ पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं। वाटर आपको जो ग्राउंड वाटर है वो, या वाटर के जो रिसोर्सेज हैं वो क्या क्या हैं, जैसे पॉन्ड हो गया, लेक हो गए, और वाटर रिजर्वियर्स हो गए, कैनाल्स हो गए, तो यहाँ सबसे आपको पानी मिलता है जहाँ से काफ़ी हद तक आपको शॉर्टेज देखने को मिलती है।
इसके अलावा जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को बढ़ाने के लिए, वीट और राइस की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, इनमें भी हमें पानी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट चाहिए क्योंकि प्रोडक्टिविटी इरीगेशन सिस्टम से ही इंक्रीज़ होती है। जो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं जिसकी वजह से जो पानी है उसकी शॉर्टेज कम हो जाए। वाटर कंजर्वेशन के बहुत सारे मेजर्स को लिया जा रहा है, क्रॉपिंग पैटर्न को चेंज किया जा रहा है जिसकी वजह से काफ़ी हद तक वाटर को बचाया जा सकता है। सो ये कुछ पॉइंट्स आप अपने इस आंसर में लिख सकते हैं। नाउ माय डियर व्यूअर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक यू सो मच। और प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा वीडियो आपको ठीक लगी तो मैं इसके आगे के पार्ट्स को कंटिन्यू करूं, अदरवाइज़ मैं नहीं करूंगी। थैंक यू सो मच।